दोस्तों ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। वान्या और सिद्धार्थ उस भीड़ से निकलकर एक हॉल की तरफ जाने लगे। तभी सिद्धार्थ का पैर एक सीढ़ी पर लगा और वो गिरने ही वाला था कि वान्या जोर से रॉक स्टार चिल्लाकर उठ गई। उसने जब अपने आप को देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो कहाँ है इस वक्त। वान्या शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखकर हैरान रह गई। उसे तो समझ ही आया कि वो अभी कॉलेज में थी सिद्धार्थ के साथ और अब वो करनाल में है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नींद में हो और बहुत बुरा सपना देख रही हो। वो बस इसी आस में थी कि कोई आए और उसे इस सपने से आजाद कर दे। उसे बस इस बुरे सपने को और ही नहीं देखना था। उसे इस सपने से जागना होगा। उसने बार-बार अपने आप को जगाने के लिए अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो जैसी जोड़े में सजी थी वैसी ही सजी रही। हाँ, ये सब सच था, कोई सपना नहीं था। सपना वो था जो अब तक वान्या देख रही थी। वान्या दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वान्या ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसका दुपट्टा साड़ी के तरीके से सेट किया हुआ था। उसकी कमर पर बंधा हुआ था। हाथों में कलीरे और लाल रंग का चूड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी जिसका रंग बहुत ही गहरा चढ़ा था। माथे की पट्टी के साथ मांग टीका अटैच था। होठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि वान्या सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसने पूरे 16 श्रृंगार कर रखे थे, लेकिन कमी थी तो वो बस उसकी मुस्कान की थी जो कि कहीं गुम हो गई थी। लेकिन वान्या किससे शादी कर रही है? क्या उसकी शादी सिद्धार्थ से हो रही है? ये सब सिर्फ और सिर्फ सवाल रह गए थे जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं था। इतने में ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी मम्मी आई उसे अपने साथ ले जाने के लिए। उसे अपनी मम्मी को रोक कर कहा, मम्मी कहाँ ले जा रही हो? मुझे और सिद्धार्थ कहाँ है? मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? अभी मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप सबके साथ बोलो ना मॉम, क्या हो रहा है ये सब? उसकी मम्मी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। शायद आंसू ही जवाब बनकर आए थे। बस समझने वाला चाहिए था। वान्या ने जब अपनी माँ को कुछ कहते ना सुना तो उसने अपना फोन उठाया और सिद्धार्थ का नंबर ट्राई करने लगी जो कि रॉक स्टार के नाम से सेव था। लेकिन यहाँ भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में कृति का ख्याल आया। वान्या ने कृति को भी कॉल करे पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब सिर्फ वान्या के पास एक ही रास्ता था, अपनी मम्मी के साथ जाना। तब भी उसे कुछ पता चल जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अपने कमरे में शेरवानी डाले अपने काम में मगन था। उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप पर इस कदर नाच रही थी मानो वो कोई पियानो बजा रहा हो। तभी उस कमरे में कुछ लड़कों का ग्रुप आया, दाखिल होता है और उस लड़के के पास जाकर कहते हैं, समझ आज तो लैपटॉप को छुट्टी दे दे, आज तेरी शादी है, जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। समझ उन सब को देखते हुए कहा, बस हो गया, तुम सब मीटिंग में जाओ और वो डील हमें ही मिलनी चाहिए। सब उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। तभी एक लड़का जिसके थोड़े लंबे बाल थे वो आगे आया और उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरे यार की शादी है। ये कहकर उस लड़के ने समझ के गले में बाहें डाल ली। समझ ने उसे झटका दिया और कहा, अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ की तो तुम्हें लंदन जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आप सबका समझ सचदेवा से। इनके नाम की तरह इनकी हाइट भी 6 फीट लंबी और ये बिजनेस वर्ल्ड के शिखर पर हैं। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। समझ सचदेवा बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड से भी रिलेशन रखता था। बस इन्होंने कभी अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। तो बहुत कम लोग हैं जो बाई फेस जानते हैं, बाकी नाम तो हर कोई जानता है। इनकी मस्कुलर बॉडी है, एड पैक एब्स अलग ही आकर्षक बनाते हैं। इनकी आंखों का कलर हल्का ब्राउन है, साथ ही हल्की बियर्ड इन पर अलग ही कहर ढाती है। ये वान्या से शादी क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। वहीं लंदन जाने का नाम सुनकर वो लड़का मुंह बनाकर बैठ गया और फिर उसने कहा, यार भाभी से कम तो मिलवा दे, आखिर हम भी देखें कौन है जिसने तुझे क्लीन बोल्ड कर दिया पहली ही बॉल में। समझ ने उसे एक अजीब सा लुक देकर इग्नोर कर दिया और बाकी लड़कों को देखकर कहा, सिक्योरिटी टाइट कर दो और ध्यान रहे कोई भी बॉडीगार्ड नजर नहीं आना चाहिए। अगर वो मुझे नजर आया तो आज के बाद दुनिया में नजर नहीं आएगा। और हाँ,
जब तक मैं ना चाहूं तुम में से कोई भी उससे नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो सब ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर समझ वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वान्या को मंदिर में ले जाया गया। मंदिर को इतना सजाया नहीं गया था, बस हल्की फुल्की सजावट की गई थी। वान्या कार से उतरने के बाद हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी, मानो वो हर एक चीज में अपने सवालों के जवाब खोज रही हो। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ता है। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके पापा उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। उसने अपने पापा को अच्छे से नोटिस किया और बीच रास्ते में ही हाथ छुड़ा कर कहा, पापा ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप सिद्धार्थ को समझाओ ना। उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वान्या की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर दोबारा वान्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। वान्या नरेंद्र जी के साथ साथ जाते भी बस एक ही बात बोली जा रही थी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, कोई रॉक स्टार को समझाओ ना प्लीज। ये सब बोलते बोलते उसका गला भर आया और आंसू तो लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वान्या मंदिर के अंदर जाने के लिए कदम उठाने ही वाली थी कि उसने सामने सिद्धार्थ की माँ दर्शनी जी को देखा और उन्हें देखकर हैरान रह गई। वान्या भागकर सिद्धार्थ की माँ के पास गई और उन्हें पकड़कर कहा, माँ आपको क्या हो गया? आप ये सिंपल साड़ी पहनकर क्यों खड़ी हो? दर्शनी वान्या सिद्धार्थ की माँ को माँ ही कहती थी और वो हमेशा डार्क कलर की साड़ी पहनती हैं, लेकिन आज उन्होंने फीके रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ थी। वान्या ने फिर कहा, आज तो आपके बेटे की शादी है ना, कहाँ है सिद्धार्थ? उसे बुलाए ना, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज माँ उसे बुलाए ना। दर्शनी जी वान्या की ऐसी हालत देखकर रो पड़ी। दर्शनी जी को रोते हुए देखकर वान्या उन्हें चुप करवाते हुए बोली, माँ आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? और सिद्धार्थ कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त सिद्धार्थ से मिलना है। अभी वान्या बोल ही रही थी कि उसे सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया है। रुद्राक्ष की सांसें तेज चल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो खुद पसीने में लथपथ था। वान्या ने उसे जाकर गले लगा लिया और कहा, रुद्र कहाँ था तू? और ये बता सिद्धार्थ कहाँ है? बता ना, बोल ना, बोल क्यों नहीं रहा? चलिए पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको रुद्राक्ष मल्होत्रा से। ये सिद्धार्थ के छोटे भाई हैं और इनकी वान्या से बहुत बनती है। दोनों मिलकर खूब शरारतें करते हैं और साथ में मिलकर सिद्धार्थ को परेशान भी। वान्या रुद्राक्ष को रुद्र बुलाती प्यार से और रुद्र वान्या को मगू कहता है। क्यों कहता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि दर्शनी जी ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हूँ अभी कुछ मत बोलना। रुद्र अपनी माँ की बात मानकर चुप रहा और वान्या को खुद से अलग करके बिना देखे बिना कुछ बोले चला गया मंदिर की ओर। वान्या को समझ आ गया कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्यों कोई कुछ नहीं बता रहा ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एक महल के एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक किताब लेकर बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां साफ उसकी उम्र बयान कर रही थी। उसे कमरे में बहुत अंधेरा था। एक साइड लैंप के पास कुर्सी पर बैठे वो किताब लेकर अपनी किसी सोच में मगन थे। तभी एक आदमी जो कि अधेड़ था उसने हल्का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी सोच से बाहर आया और सामने आदमी को देखकर कहा, बोलो मोहन क्या खबर लाए हो? मोहन अपना सर झुकाकर, बॉस छोटे साहब शादी कर रहे हैं आज। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, ये होना लिखा ही था, बस थोड़ा जल्दी हो रहा है, जाओ मिठाइयाँ बंटवाओ, इस अंपायर को उसकी मालकिन मिल रही है। मोहन सर झुकाकर वापस बाहर चला गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी किताब बंद करते हुए बोला, दोनों बराबर हैं, यही बराबरी विनाश का कारण बनेगी। वही मंदिर में वान्या ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद अपने सवालों के जवाब खोजेगी, वो अब और नहीं रुक सकती। यही सोचकर वान्या मंदिर के अंदर चली गई और उस चेहरे वाले लड़के के पास जाकर उसे दो टक देखा। यह सिद्धार्थ नहीं था, ये वान्या अच्छे से जानती थी। तो फिर ये कौन था आखिर? ये जानने के लिए वान्या ने सेहरा हटाकर फेंक दिया और जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो वान्या ने अपने कदम पीछे ले लिए। वान्या को ऐसा करता देख समक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वान्या दीवार के सहारे खड़े होकर एक टक समझ को देखे जा रही थी। तभी वान्या को कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। वान्या अपना सर पकड़कर चिल्ला उठी, क्योंकि इन सब की वजह से वान्या को सर में बहुत दर्द हो रहा था। समझ तुरंत अपनी जगह से उठ गया और जाकर वान्या को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वान्या ने सर उठाकर समझ को देखा। वान्या और समझ दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे।
वान्या भी अब अपना दर्द भूल गई थी, लेकिन जैसे ही वान्या को होश आया वो अपने आप को समझ के इतने करीब देखकर खुद को उससे दूर करने लगी, लेकिन समझ ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपनी पकड़ वान्या पर मजबूत कर ली और वान्या की आंखों में देखकर उसने हल्के से अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देख ना जाने वान्या को क्या हुआ, वो एकदम शांत हो गई। जो वान्या अब तक संघर्ष कर रही थी समझ की बाहों से आजाद होने के लिए, अब वो खुद मंडप में जाकर बैठ गई। समझ भी जाकर वापस अपनी जगह बैठ गया, पर अब समझ के सर पर पगड़ी नहीं थी। कुछ देर पहले वान्या ने उसे उतारकर फेंक दिया था। समझ उठने ही वाला था अपनी पगड़ी लेने के लिए कि पंडित जी बोले, आप बार बार अपने स्थान से नहीं उठ सकते, ये अशुभ माना जाता है। समझ वापस बैठ गया। तभी समझ के सर पर किसी ने पगड़ी डाली। समझ ने देखा तो वो रुद्र था। रुद्र को पगड़ी डालते देख समझ ने अपनी पलकें झपका दी। रुद्र भी एक नजर वान्या को देख वापस अपनी जगह चला गया। वान्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक जगह पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पंडित जी ने बाकी शादी की रस्में करवाई। अब बारी थी फेरों की। समझ अपनी जगह से उठ गया, लेकिन वान्या अपनी जगह से नहीं हिली। इससे पहले सुमित्रा जी आगे आती समझ ने वान्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फेरे लेने लगा। समझ ने वान्या का हाथ इतना कस कर पकड़ा था मानो वो उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। फेरे होने के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई। पंडित जी ने कहा, आज से आप पति पत्नी हैं, विवाह संपन्न हुआ। अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। समझ ने वान्या को उठाया और सबसे पहले सुमित्रा जी और नरेंद्र जी के पास गया। नरेंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी को खुश रखना प्लीज। समझ ने उनके हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुमित्रा जी वान्या को गले लगाकर रो पड़ी, पर थोड़ी देर बाद जब उन्हें वान्या में कुछ हलचल महसूस ना हुई तो उन्होंने वान्या को अपने से अलग करके देखा और हैरान रह गई। वान्या का सर पीछे की तरफ झुक गया और वान्या पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि समझ ने उसे आकर थाम लिया। वान्या बेहोश हो गई थी। समझ जल्दी से वान्या को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। समझ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में फिक्र साफ देखी जा सकती थी। समझ ने हॉस्पिटल के आगे कार रोकी और वान्या को हॉस्पिटल के अंदर लेकर भागा, क्योंकि अब तक वान्या की नाक से खून बहना भी शुरू हो गया था। वान्या को देखते ही डॉक्टर जोशी ने समझ से कहा, आप बाहर ही रुकिए, मैं पेशेंट को चेक करता हूं। इतने में सभी घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। सुमित्रा जी, नरेंद्र जी, रुद्र, दर्शनी जी और समझ, ये सब आईसीयू के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। सभी की आंखों में सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं था। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। मेरी हंसती खिलती बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पता नहीं कैसे वो यह सब सहेगी जब उसे सच का पता चलेगा। ये सब कहते हुए सुमित्रा जी कुर्सी पर बैठ गई। नरेंद्र जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो। जब हमारी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी तो तुम कैसे हार सकती हो। हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, सबसे लड़ जाएगी। अगर उसने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो उसकी हिम्मत तुम्हारे आंसुओं पर हार जाती है और उसे अभी हारना नहीं। तभी डॉक्टर जोशी रूम से बाहर आए। सब ने उन्हें घेर लिया और लगातार सवाल पूछे। डॉक्टर जोशी ने सबको एक नज़र देखकर कहा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं। अभी उसे सब कुछ सच जानने के लिए अपने बीते वक्त में जाना होगा और एक एक पहलू दोबारा जीना होगा। जब तक कि उसे सब याद नहीं आ जाता हम आगे इलाज नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो उसका ब्रेन प्रेशर में आकर काम करना बंद कर देगा, फिर शायद उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ऐसा होता भी क्यों ना। वान्या सबकी जान है, जिसकी हल्की सी खरोंच भी इन सबको चिंता में डाल देती है, और आज उसकी जान जाने की बात सुनकर सबकी जान जा रही थी। दर्शनी जी रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं एक बेटे को पहले ही खो चुकी हूँ, अब दूसरी बेटी को भी नहीं खोना चाहती। डॉक्टर जोशी उनकी बात सुनकर बोले, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, सच्चाई बताना मेरा काम है और हम वान्या की हालत बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ, जो अब तक चुप खड़ा सभी बातों को गौर से सुन रहा था, उसने पूछा डॉक्टर जोशी से, क्या कोई रास्ता नहीं है वान्या को इन सब से बाहर निकालने का। ये सब पूछते हुए समझ के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। डॉक्टर जोशी ने थोड़ा परेशानी में आकर कहा, एक रास्ता है। जैसा कि मैंने कहा, वान्या को एक एक पहलू दोबारा जीना होगा। सच्चाई जानने के लिए इसके लिए हमें वान्या को नींद में रखना होगा
और हम उसके दिमाग को कंट्रोल कर उसे सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर रुद्र ने पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? जोशी फिर बोले, लेकिन एक खतरा है। अगर वो नींद से जागी ही ना, यानी चांसेस हैं कोमा में भी जाने के लिए। अगर वो ठीक टाइम पर जाग गई तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ये सब सुनकर सबने अपने कदम पीछे ले लिए। कोई भी फैमिली मेंबर ये नहीं चाहता था कि वान्या जीते जी मर जाए, लेकिन समझ वही का वहीं खड़ा रहा और उसने डॉक्टर को कहा, आप उसे नींद में ही रखें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। ये सुनकर सब समझ को ऐसे देखने लगे मानो वो कोई दुश्मन हो उनका। आखिर यहाँ बात उनकी बेटी की थी, लेकिन समझ ने बिना फैसला किया अपना फैसला सुना दिया। समझ ने जब सबको खुद को ऐसा देखते पाया तो उसे बस कुछ शब्दों में अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। डॉक्टर ने कहा, चांस है, श्योरिटी नहीं। ये कहने के बाद समझ वहां से वान्या के कमरे की तरफ चला गया। अंदर एक नर्स वान्या के पास थी। समझ को देख उसने कहा, आपके पास 2 मिनट है, इसके बाद पेशेंट से कोई नहीं मिल सकता। ये कहकर वो नर्स चली गई। समझ धीरे से वान्या के पास आकर बैठा और वान्या का हाथ अपने हाथ में लेकर एक टक वान्या को देखता रहा। समझ की आंखों में शिद्दत और दर्द देखा जा सकता था। वो वान्या को इस कदर देख रहा था जैसे उसने पहली बार कोई इतना खूबसूरत इंसान देखा हो। शायद ये सच भी था। समझ ने गहरी सांस लेकर कहा, वान्या के कान में बहुत धीमे से कहा, तुम्हें इस नींद से जागना होगा। मैं तुम्हें 7 दिन दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे मेरी बीवी मेरे पास चाहिए, बहुत पास। ये कहकर समझ ने वान्या का हाथ चूम लिया और अपने हाथ की एक अंगूठी उतार कर वान्या के रिंग फिंगर में पहना दी। फिर समझ धीरे से वान्या का हाथ नीचे रखकर वान्या के चेहरे के बहुत बेहद करीब जाकर कहा, पता नहीं इस नींद से जागने के बाद तो मुझे पति होने का हक दोगी या नहीं, लेकिन मैंने खुद को ये हक दे दिया है। ये कह समझ ने बड़ी शिद्दत से वान्या का माथा चूम लिया। ये एहसास समझ के लिए नए थे। हो भी क्यों ना, वो अपनी 28 साल की उम्र में पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया। इसके बाद समझ बिना किसी की तरफ देखे हॉस्पिटल से चला गया। समझ हॉस्पिटल के बाद अपने एक घर में चला गया जो कि शहर से थोड़ा दूर था और जहां उसके सारे दोस्त मौजूद थे। ये घर समझ ने वान्या की वजह से ही लिया था। क्यों, ये तो समझ ही जाने और मैं जानूं। समझ जब घर के अंदर गया तो उसके सभी दोस्त हॉल में बैठे मिले। उनकी सभी तरफ देख कर समझ ने अपने फोन से अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, कम टू माई हाउस राइट नाउ। ये कहकर समझ अपने कमरे में चला गया। वहीं सभी दोस्त समझ को ऐसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन सब ने समझ की आंखें लाल देखी थी, जैसे वो बहुत गुस्सा या दर्द छुपाए बैठा हो। उनमें से एक दोस्त बोला, यार ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसे डेविल बने घूम रहा है? कहीं शादी कैंसिल तो नहीं कराया? पक्का भाभी भाग गई होगी इसका ये शैतान रूप देखकर। तभी जो दूसरा दोस्त उसके साथ बैठा था वो बोला, अबे चुप कर, समझ ने सुन लिया ना तो भगा भगा कर मारेगा। तभी उसे सोहम आता दिखाई दिया जो कि समझ का पर्सनल असिस्टेंट है। उसको देख सब एक साथ बोले, आओ महाराज, आपकी ही कमी थी। तो सोहम ने कुछ नहीं कहा। तभी एक दोस्त ने कहा जिसका नाम निमित था, सोहम को देखकर तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? जब देखो बॉस बॉस करते घूमते रहते हो। तुम्हारा बॉस अब शादीशुदा है, उसकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है। अब जाओ खुद भी घूमो और बॉस को भी नई नई शादी एंजॉय करने दो। तभी सोहम ने उसको कुछ ऐसा बताया जिसे सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए।